हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और ये वीडियो खास तौर से मेरे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं जानता हूँ कि आप सभी घर पे बैठे हैं, घर पे बैठे बिठाए पढ़ने की बड़ी दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत ये आ रही होगी कि जो भी बच्चे नए अभी क्वालिफाई, जो भी बच्चे 12th से बाहर निकलने वाले हैं उनके लिए भी दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं जो बच्चे अभी जून में पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होगी कि भाई घर पे बैठे बिठाए अब तक तो एकदम ऐसा लगने लग गया होगा यार काफ़ी टाइम से घर पे बैठे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए कुछ रिविजनरी लेक्चर्स स्टार्ट कर रखे हैं। ये वीडियो मैं टारगेट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के ऊपर, जिसके अंदर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का मैं लेक्चर नंबर 2.2 करवाने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 का नाम था बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका मैं लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के ऊपर मैं टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यूअसली अनाउंस करता जा रहा हूँ और उनको कंडक्ट कर रहा हूँ। आप वो भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 2.2 के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 का सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं, जहाँ पे ये बाकी सारे बचे हुए टॉपिक्स हम करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है। मतलब इतने सिंपल टॉपिक्स है, आपको सिंपल रीडिंग चाहिए, अगर आप इनको सिंपली रीड कर लेंगे तो आपके टॉपिक्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपके पास सीए फाउंडेशन का बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होना चाहिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, आपके पास ऑटोमेटिकली चैप्टर नंबर 2 का बुक डाउनलोड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2.2। सबसे पहले तो अभी मैं हूँ पेज नंबर 2.3 के ऊपर। पेज नंबर 2.3 के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि टॉपिक नंबर 1। मीनिंग से तो बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ मार्क करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो एक बिजनेस है, उसके आसपास एनवायरनमेंट की। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की भी थी कंपोनेंट्स कौन से, मैक्रो, माइक्रो, और उसके अंदर माइक्रो कौन से होते हैं जो इंटरनल, जहाँ पे क्या आती है वीकनेस और स्ट्रेंथ आती है, और एक्सटर्नल कौन से मैक्रो, मैक्रो के अंदर क्या निकल के आता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट निकल के आते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ बातें की थी, तो वो सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसका सिर्फ मीनिंग की बात यहाँ पे लिखी हुई है, वो सिंपली आप रीड कर लेंगे। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखे हुए हैं उनको मार्क करिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा डायनामिक होता है, मल्टी फेसेटेड होता है, फार रीचिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को आप करेक्टली क्लासिफाई नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। डायनामिक का मतलब हमेशा चेंज हो रहा होता है। जैसे कुछ टाइम पहले कैसेट्स का जमाना होता था, फिर सीडी का जमाना आया, आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जमाना आ गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब जहाँ पे आप जैसे आई स्टोर है ना, एप्पल स्टोर, वहां से गाने डाउनलोड करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही एवर चेंजिंग होता है। मल्टी फेसेटेड का मतलब क्या होता है? फेसेटेड मतलब हैविंग मेनी साइड्स, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं इसके। आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सिर्फ एक तरीके से जज नहीं कर सकते, इसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे मैक्रो एनवायरनमेंट में हमने देखा था डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तो ये बहुत सारे होते हैं। फार रीचिंग मतलब अगर कोई भी एक चीज के अंदर एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। आज का सबसे फ्रेश एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारा एनवायरनमेंट में क्या फर्क पड़ा, कोरोना वायरस आ गया, जिसके चक्कर में हर जगह इतना मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि पूछिए मत। तो इस तरीके से छोटे छोटे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको आप सिंपली मार्क कर लेंगे। साइड में उसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स भी रीड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल कंटेंट है आज का ये लेक्चर, बहुत ही सिंपल कंटेंट को कवर कर रहा है, रीड करने वाले कंटेंट को। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।
इनके 5 हेडिंग लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स, पांचों को मार्क करिए। डिटरमाइंस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं। जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई भी अगर चेंज आ रहा है तो कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी होता है, कुछ लोगों के लिए थ्रेट होता है। जैसे आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, ई कॉमर्स का ज़माना है, तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई? जो नए ज़माने के लोग हैं, जो इंटरनेट यूज़ करना जानते हैं। और किसके लिए थ्रेट हो गया? जो ट्रेडिशनल दुकान लेके बैठने वाले लोग। गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, अब बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो बताएगा भाई किस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे अगर आप आज के टाइम पे आप इलेक्ट्रॉनिक आईटी का सहारा लेते हुए चलेंगे, मॉडर्न अप्रोच से चलेंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है ग्रोथ मिलेगी। कंटिन्यूअस लर्निंग, आपको एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली स्टडी करना पड़ेगा, अगर आप स्टडी नहीं करते तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इमेज बिल्डिंग, जैसे अगर हम इमेज बिल्डिंग की बात करते हैं, एक बिजनेस एनवायरनमेंट में ना बिजनेस का इमेज होना भी बहुत जरूरी है। जैसे जब भी हम टाटा ग्रुप के बारे में सोचते हैं, टाटा ग्रुप के बारे में सोचने लगता है ये बहुत ही बढ़िया एक ग्रुप है, ये ग्रुप इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। रिसेंटली कोरोना वायरस के केस में भी इन्होंने पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए डोनेट किए हैं पीएम केयर्स के फंड के अंदर। तो इमेज बिल्डिंग एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी बिजनेस का इमेज अच्छा होगा तो वो बिजनेस और ज़्यादा जनरेट कर पाएगा, लोग उस पर इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे, रादर देन कोई ऐसा बिजनेस इमेज जहाँ पे आपकी इमेज टोटली नेगेटिव है। मीटिंग कंपटीशन, आज के टाइम पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ पे कंपटीशन ना हो, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। उसका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं वो अभी स्टडी करेंगे। कंपटीशन आपको आज के टाइम पे हर जगह मिलेगा, उसका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं उस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। फिलहाल के नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रिलेशनशिप के अंदर। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये है कंपनी, या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, और ये है उसके आसपास का एनवायरनमेंट। एक कंपनी है और उसके आसपास का एनवायरनमेंट है। ये इनसे डाटा लेते हैं, डाटा इनपुट, फीडबैक, ऐसे बहुत सारी चीजें लेते हैं। रिसोर्सेज, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं, और इन्फ्लुएंस होते हैं इन्वायरमेंट से। साथ ही साथ उस सारे डाटा को यूज करते हुए ये अपना कुछ इंफॉर्मेशन, डाटा, इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेज उसी इन्वायरमेंट को बना के देते हैं। ऐसा कुछ समझ लीजिए, आपने कुछ रॉ मटेरियल लिया, उसका कुछ प्रोड्यूस करके इन्वायरमेंट में वापस दिया, इसे ही बोलते हैं कि भाई आपने कोई भी इन्वायरमेंट से कोई चीज़ उठाई और उसका यूज करके उसको शेयर किया किसके साथ? वापस इन्वायरमेंट के साथ। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहाँ पे हूँ मैं? पेज नंबर 2.5 के ऊपर। देखिए क्या लिखा हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं ऑर्गेनाइजेशन अपने आसपास के इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन देता भी हूँ, इंफॉर्मेशन लेता भी हूँ। इंफॉर्मेशन या डाटा को देना और लेना ये इन्वायरमेंट से होता है, इसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ध्यान से एक और पॉइंट समझना, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डाटा और एक होता है इंफॉर्मेशन। डाटा होता है वो चीज़ जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन होता है वो चीज़ जो आपके लिए रेलिवेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक कंपनी है, स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी, अगर मैं उसको ऑयल का डाटा दे दूँ क्या उसके लिए रेलिवेंट होगा? नहीं। बट अगर मैं उस स्टील की कंपनी को स्टील का कोई, आयरन का कोई डाटा दूँ तो क्या उसके लिए रेलिवेंट होगा? बिल्कुल रेलिवेंट होगा। इसी तरीके से अगर किसी सीए स्टूडेंट को मैं इंजीनियरिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दे दूँ तो क्या उसके लिए रेलिवेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। बट अगर किसी सीए स्टूडेंट को मैं सीए का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ तो क्या रेलिवेंट होगा? बिल्कुल रेलिवेंट होगा। तो उसी तरीके से जो डाटा होता है एक बड़ा टर्म होता है, इसके अंदर से जिसके लिए जो चीज़ रेलिवेंट होती है उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, यहीं से रिसोर्सेज दिए जाते हैं और रिसोर्सेज लिए भी जाते हैं। रिसोर्सेज से हमारा मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरीके से अलग अलग पैसा, कोई भी चीज़ ऐसी होंगी जो एक्सचेंज करी जा रही है। एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, जैसे इन्वायरमेंट के अंदर आपका गवर्नमेंट भी आती है। मुझे बताइए क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या कंपनी के ऊपर प्रेशर बना सकती है अगर कोई कंपनी का काम उसको रुकवाना हो? बिल्कुल। मान लीजिए कोई कंपनी इलीगल काम कर रही है, इसी इन्वायरमेंट के अंदर ये कंपनी इलीगल काम कर रही है, क्या इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस यानी कि गवर्नमेंट के प्रेशर पे आके या फिर कोई छापा पड़ जाए वहाँ पे, उसके इन्फ्लुएंस में आके उसका बिजनेस कम हो सकता है या बंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस तरीके के इन्फ्लुएंस भी होते हैं। साथ ही साथ कंपनी भी आसपास के इन्वायरमेंट में इन्फ्लुएंस डाल सकती है। कैसे? उसे कोई इतना बढ़िया काम कर रही है, एक रोल मॉडल बना दिया अपने आप को। जैसे मैंने टाटा ग्रुप का एग्जांपल दिया, टाटा ग्रुप एक रोल मॉडल है सारी इंडियन कंपनीज के लिए कि भाई किस तरीके से कोई इंडियन एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया का फ्यूचर शेप कर सकती है। तो इस तरीके से टाटा ग्रुप हर एक इन्वायरमेंट के लिए, मतलब आसपास के इन्वायरमेंट के लिए एक रोल मॉडल बना हुआ है और एक इन्फ्लुएंस करता है उसको कि आप किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं कंपनी के साथ साथ कंट्री को भी। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आप सिंपली क्या करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए वीडियो को यहाँ पे आप पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद ये जो जितना भी मैंने अभी तक पढ़वाया है इसको फटाफट से एक बार रीड कर लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, आपको 2 मिनट देता हूँ, फटाफट से इसको रीड करिए। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपने रीड कर लिया होगा। अब हम आगे आते हैं। अभी मैं हूँ कहाँ पे? पेज नंबर 2.6 के ऊपर। रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लुएंस। रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लुएंस, एक हल्का सा केस स्टडी आपसे डिस्कस करते हैं और ये वाला केस स्टडी ना आपकी बुक में भी गिवन है। कैडबरी कंपनी का नाम तो हर एक बच्चे ने सुना होगा। कैडबरी कंपनी का नाम तो हर बच्चे ने सुना होता है। उसकी डेयरी मिल्क या फिर डेयरी मिल्क सिल्क, ऐसे चॉकलेट प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है, इंडियंस को तो खास तौर से बहुत पसंद है। इसके रिगार्डिंग क्या हुआ था, एक बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी मानी जाती है इंडिया के अंदर और वाकई में इसके प्रोडक्ट्स होते भी बहुत टेस्टी हैं। बचपन इसी में गुजरता है, ये खा खा के चॉकलेट्स। इसके रिगार्डिंग क्या हुआ था, एक बार इंडिया के अंदर देखा गया था कि इनकी चॉकलेट्स के ऊपर अगर हम प्रॉपरली टेस्टिंग करें तो वाइट कलर के कीड़े चल रहे थे। ऐसा समझ लीजिए इनके प्रोडक्ट्स थोड़े से खराब निकल रहे थे, इनको पता लगा। इन्होंने अब उस फीडबैक को लिया मतलब कई जगह इनकी चॉकलेट्स बैन होने लग गई थी। ऐसा हो गया था कि जो जिन लोगों ने इंडोर्समेंट कर रखा था, इंडोर्समेंट मतलब जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो चॉकलेट खाते हुए वीडियो क्लिप्स होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, उन्होंने भी बैकआउट करना शुरू कर दिया था। लोगों ने इनके अगेंस्ट कई सारे केसेस करने शुरू कर दिए थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ गया था कैडबरी इस चक्कर में कि उनके प्रोडक्ट्स के अंदर कीड़े आने शुरू हुए थे। इन्होंने इन्वायरमेंट से वो रिस्पॉन्स लिया, वो फीडबैक लिया और इनका रिस्पॉन्स इन्होंने जिस तरीके से वापस 90 डेज के अंदर टारगेट है कि 90 डेज के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा अपना रैपिंग सिस्टम चेंज कर डाला। कहने वाली बात यह है कि एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक केस स्टडी पढ़ाया जाता है। वहाँ पे ये बताते हैं कि 90 दिन के अंदर कैडबरी ने वो कर दिखाया जो बहुत ही मुश्किल है इतनी बड़ी कंपनी को करके दिखाना। 90 दिन के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा अपना रैपिंग सिस्टम चेंज कर दिया और उसको इन्फेक्शन फ्री बनाया। मतलब जो कीड़े थे इस तरीके से रैपिंग की कि कीड़े उसके ऊपर लगे ना, चॉकलेट के ऊपर। इतनी ज़बरदस्त तरीके से रैपिंग की थी और आज के टाइम पे देखिए वापस वो अपने टॉप पे पहुँच चुका। इन्हीं चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं, रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। सबसे पहले पेज नंबर 2.6 के ऊपर हूँ मैं। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट, 3 तरीके के रिस्पॉन्स लिखे, तीनों को मार्क करिए। एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव, कलेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब जैसे हर एडमिनिस्ट्रेशन, हर कंपनी के जो भी रनिंग मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के अंदर बजट्स बनाते हैं,
टारगेट सेट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, कि भाई आगे किस तरीके से बिजनेस रन करना है। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, आपका कंपटीशन क्या कर रहा है जिसको देखते हुए आप अपने डिसीजन लेंगे। कैडबरी नेस्ले को देखते हुए भाई डिसाइड करता होगा, या फिर उसको दिमाग में रखता होगा कि हाँ भाई वो ये चीज़ कर रहे हैं तो मुझे किस तरीके से उस चीज़ को कंप्लीट करना है। कलेक्टिव रिस्पॉन्स, जैसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कोई पर्टिकुलर कॉज के लिए लड़ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस का है, तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने इकट्ठे आई हैं, वो ये कह रही है कि हाँ भाई हमें सबको मिलके इसका सामना करना है। इसे बोलते हैं इन्वायरमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कलेक्टिव रिस्पॉन्स करना। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, कोई भी मामले में हो सकता है। इन सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 2.7 के ऊपर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस लिखा हुआ है। ये जितना भी लिखा हुआ है आप इसको सिंपली एक बार रीड कर लीजिए। पेज नंबर 2.8 पे हूं मैं। ये जो कैडबरी का केस स्टडी था यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको सिंपली एक बार रीड कर सकते हैं। अगर एक आधा मैं और एग्जांपल पिक करूं तो डोमिनोज के साथ भी ऐसे ही हुआ था। डोमिनोज का तो आपने सुना ही होगा, पिज्जा डिलीवरी, पिज्जा के लिए बहुत फेमस है इंडिया में। एक टाइम था जब डोमिनोज काफी हिट चल रहा था, फिर बीच में धीरे धीरे डोमिनोज का डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। कस्टमर्स ने डोमिनोज को लाइक करना बंद कर दिया था, मतलब कि उनको ऐसा लग रहा था कि डोमिनोज की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इस फीडबैक को लेते हुए डोमिनोज ने नई नई एडवर्टीजमेंट्स निकाली, नए नए प्रोडक्ट्स निकाले और अपनी क्वालिटी को बेहतरीन कर दिया। इसे ही बोलते हैं कि रिस्पॉन्स को अडेप्ट करके उसको चेंजेस को लेकर आना। आप ये जो पूरा केस स्टडी है इसको सिंपली रीड कर लीजिए, पेज नंबर 2.8 के ऊपर आपको समझ में आ जाएगी। फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, मैं हूं पेज नंबर 2.9 के ऊपर। मार्क करिए किस तरीके से हम इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंसेस को समझते हैं। फर्स्टली मार्क करिए, इट इज यूजफुल टू टेक एन इनिशियल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वायरमेंट। एक आसपास का, जैसे मान लीजिए आप सीए करने का सोच रहे हैं कि भाई मुझे सीए करना है, पहले आप देखेंगे ना, हाँ भाई सीए का ओवरऑल पिक्चर ले लीजिए, फिर उसको डिटेल में चेक करिए कि हाँ भाई इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से, अकाउंट्स है, लॉ है, इसके बाद इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, फिर उसके बाद फर्दर डिटेल में जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, इनिशियल व्यू लीजिए। सेकेंडली द नेक्स्ट स्टेप माइट बी ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड चेकिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। द फाइनल स्टेप इज टू फोकस मोर टुवर्ड्स एन एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन of the immediate environment of the organization। ये 3 स्टेप्स लेने होते हैं आपको इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस अपने पे जानने के लिए। पहले ओवरऑल पिक्चर लीजिए, फिर डिटेल में जाइए, फिर फर्दर डिटेल में जाइए कि अब करना क्या है। इसको सिंपली आप मार्क कर लेंगे जो जो मैंने बोला है। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड स्कैनिंग। अब इसके अंदर आपने क्या क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं हूं पेज नंबर 2.10 के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा ना यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसको आप साइड पे लिख लीजिए, रीड करेंगे। पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसको भी आप रीड कर लेंगे। पेज नंबर 2.11 पे जाएंगे, यहाँ पे ना 4 बुलेट्स बनी होंगी। इन चारों बुलेट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करना। एक्सपेक्टेशंस, इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज। हल्का सा एक आइडिया लेते हैं। जैसे एक टाइम था जब शेयर तो समझते होंगे ना, शेयर मार्केट, ऐसा कह रहे थे, शेयर मार्केट। एक टाइम था, ये जो मैं हूं पेज नंबर, इसमें से लिख देते हैं, पेज नंबर 2.11 के ऊपर हूं मैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इससे ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको मार्क करना है। शेयर मार्केट के अंदर सेल परचेज पे जो भी प्रॉफिट होता था इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जब आप आईपीसीसी में आ जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस को बोलते हैं, प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
एक टाइम था जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था, यानी कि सेल परचेज ऑफ शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदने बेचने पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। बजट आया एक, बजट मतलब फाइनेंस एक्ट। सबको ये एक्सपेक्टेशन थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो भाई टैक्स लगेगा ही नहीं, जबकि कुछ रूल्स के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन थी। बट जैसे बजट आया, एक ऐसा खतरनाक इवेंट था ये, इन्होंने उस बजट के अंदर टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर कई सालों बाद वापस शेयर मार्केट के ऊपर वापस टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे इसको इंट्रोड्यूस किया, सभी लोगों ने अपने शेयर्स सेल करने शुरू कर दिए, बेचने शुरू कर दिए, ऐसे धड़ाधड़ बेचा मार्केट में। जब सेल ज्यादा हो गया, यानी कि सप्लाई ज्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड क्या बन गया आया कि मार्केट हमारी बढ़ने की बजाय गिरने लगी। ये हो गया ट्रेंड। दोबारा से समझते हैं। एक बजट था, अब ये वाला आपका रेलेवेंट नहीं है कि कौन सा बजट था, किस साल में आया था, क्यों आया था, ये सब आपको अभी स्टडी नहीं करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है मैंने, और रियल लाइफ एग्जांपल से दिया है। हुआ क्या था कि हमें पहले शेयर मार्केट में जो भी सेल परचेज हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं होता था, प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं होता। इसको डिटेल में आप सी इंटरमीडिएट में, सी फाइनल में और करियर के अंदर पढ़ेंगे। सबको यही एक्सपेक्टेशन थी कि जो नया बजट आने वाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वो टैक्स इंट्रोड्यूस भी करेंगे, यानी टैक्स होगा ही नहीं। बट ये इवेंट जो था, ऐसा हुआ कि इन्होंने टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिरना शुरू हो गया। क्यों गिरना शुरू हो गया, ये ट्रेंड क्यों आया? क्योंकि प्रॉब्लम सबको ये थी, इशू ये था कि भाई अगर हम अभी नहीं बेचेंगे तो टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। इसी चीज को अगर मैं ऐसे स्टडी करूं, देखिए, इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक अकरेंसेस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर्स। इवेंट जैसे इस केस के अंदर इवेंट क्या है? बजट। खतरनाक इवेंट, अच्छा इवेंट भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। कोरोना वायरस का देख लीजिए, ऐसा इवेंट जिसका इफेक्ट हर जगह पे आया। इसके चक्कर में ट्रेंड क्या हुआ? गिरने का ट्रेंड शुरू हुआ। ट्रेंड्स आर द जनरल टेंडेंसीज और अकरेंसेस ऑफ और द कोर्सेज ऑफ एक्शन अलोंग व्हिच इवेंट्स टेक प्लेस। ठीक है। इश्यूज आर द करंट कंसर्न्स दैट अराइज इन रिस्पांस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। जब मार्केट गिरनी शुरू हुई तो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, यही का इशू। एक्सपेक्टेशंस, यही एक्सपेक्टेशन थी, सॉरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। आर द डिमांड्स made by interested groups in the light of their concern for issues। इस तरीके से आपके 4 पॉइंट्स थे, और बाकी का आगे का जो हिस्सा है हमने वो तो रीड कर ही लिया है। फटाफट से 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और यहाँ तक पेज नंबर 2.11 तक जितना मैंने करवाया इसको फटाफट से जल्दी से रीड करिए। चलिए वापस आते हैं। बाकी का हिस्सा जो है कंपोनेंट्स वाला, वो तो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर करवा ही चुका हूं। एक आखिरी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक रह जाता है, जो कि हमारा गिवन है कहां पे? पेज नंबर 2.28, strategic response to the environment, least resistance, proceed with caution, dynamic response। इसका एग्जाम्पल MTNL, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन। इसको समझते हैं कि
क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, हेडिंग कहती है स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। इससे मतलब क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर कई सारी चीजें चेंज होती हैं, इसके रिगार्डिंग बिजनेस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये चेंजेस कौन लेकर आता है। जैसे मान लीजिए डायनामिक रिस्पॉन्स, इसके लिए वोडाफोन की जगह आप आज के सिनेरियो के अंदर वोडाफोन की जगह ना ज़्यादा बेटर समझने के लिए एग्जाम्पल बैठ सकता है आपका जियो का। टेलीकॉम इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट में जियो ऐसा रिस्पॉन्स लेकर आता है कि एक बाकी सब टेलीकॉम इंडस्ट्री, बाकी सब टेलीकॉम कंपनीज के लिए ट्रेंड को सेट करता है। मतलब इसको सबसे ज़्यादा जल्दी होती है चीज़ों को सेट करने के लिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है। जैसे इसने ही सबसे पहले फ्री कॉलिंग एंड फ्री मैसेजिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया। इंटरनेट जो 2G 3G 4G सबसे सस्ता इसने ही स्टार्ट किया। तो सबसे डायनामिक रिस्पॉन्स इसी का होता है, किसका, जियो का, जो नए नए चीज़ें लेकर आता है। यही आपका थर्ड पॉइंट में भी लिखा हुआ। एयरटेल क्या होता है, एयरटेल देखता है कि हाँ भाई अब इंडस्ट्री पूरी चेंज हो चुकी है तो मुझे भी अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। जैसे ही कोई चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि लीडर का रोल नहीं करता, ये लीडर का रोल परफॉर्म नहीं करता, बट अगर इंडस्ट्री या कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेते हैं। इसके अप्रोच को बोलते हैं प्रोसीड विथ कॉशन, जबकि जियो को बोलते हैं एज ए लीडर का रोल डायनामिक रिस्पॉन्स। सबसे पहला स्टेप, उसके बाद ये उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं भाई कि अब जो चेंजेस आ चुके हैं उनको हम भी इनकॉर्पोरेट कर लें। लीस्ट रेजिस्टेंस, एमटीएनएल और बीएसएनएल ये ऐसी कंपनीज हैं, एमटीएनएल और बीएसएनएल, चाहे टेलीकॉम इंडस्ट्री आगे जाए चाहे पीछे जाए चाहे जो मर्जी होता रहे, ये कहते हैं हम जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, हमें चेंज नहीं होना। इस रिस्पॉन्स के तरीके को बोलते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस। ये तीनों के एग्जाम्पल है कि कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो इसका रिस्पॉन्स कैसा कैसा होगा। अगर डायनामिक रिस्पॉन्स है तो इसके अंदर आप दिमाग में जियो का एग्जांपल रख सकते हैं, लीडर का, ये चेंजेस लेकर आता है। प्रोसीड विद कॉशन, एयरटेल ये फॉलो करता है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको फटाफट से अडेप्ट करना। लीस्ट रेजिस्टेंस, एमटीएनएल बीएसएनएल, जो हो रहा है होने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये लिखा हुआ है पेज नंबर 2.28 के ऊपर, आप वहां पे जाके इनको मार्क करिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। फटाफट से 2 मिनट लीजिए, इसको रीड करिए। चलिए वापस आते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे के इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे, आप ये वीडियो फिनिश कर लेंगे, आपने क्या करना है, इस चैप्टर को फटाफट से रिवाइज करना है। और पीछे ना चैप्टर नंबर 2 के पीछे की तरफ कुछ क्वेश्चंस गिवन है, अराउंड 20-25 क्वेश्चंस होंगे जो सी इंस्टीट्यूट ने खुद ही अपनी बुक के अंदर डाले हैं। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि फटाफट से चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फटाफट से इन वाले क्वेश्चंस को भी 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लगा के फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो नीचे कमेंट्स में छोड़िए या फिर व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर करते रहूँ। होपफुली ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ एक चीज़ और, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर कर रखा है, आप उसको भी जाके क्लिक कर सकते हैं। उससे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट हो जाएंगे मुझसे, और जो भी मैं अपडेट्स भेजूंगा वो आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।